अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पीटीवी न्यूज के सिचुएशन रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट गौहर भट्ट। आज एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है और उस डेवलपमेंट में ये बात मंजर आम पर आई है कि जो पहलगाम में दहशतगर्दी का वाकया हुआ वो खुद रा ने सारे का सारा किया था। उसकी पूरी की पूरी पहले से प्लानिंग की गई थी और जो मीडिया है उसको पहले से स्टैंड बाय किया गया था कि किस तरीके से आपने इस सारे इवेंट को पाकिस्तान के ऊपर डालना है। इसके हवाले से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वो इस वक्त मार्केट में आ चुके हैं, हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद हैं। इस सारे इशू पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि लंदन के अंदर भारतीय हाई कमीशन के बाहर सिख कम्युनिटी ने, कश्मीरी कम्युनिटी ने और पाकिस्तान के जो लोग वहां पर रहते हैं उन सब ने मुजाहरा किया। सैकड़ों लोगों ने उस मुजाहरे में शिरकत की है और वहां पर क्या सूरत हाल रही है इस पर भी बात करेंगे। इन सारे इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब खालिद फरूकी साहब, जनाब मुबशर बुखारी साहब, जनाब जब्बार चौधरी साहब, जबकि लंदन में हमें ज्वाइन किया जनाब अजहर जवेद साहब ने। तो सबसे पहले अजहर जवेद साहब के पास चलते हैं। अजहर जवेद साहब, आज मुजाहरा हुआ है भारतीय हाई कमीशन के बाहर और वहां पर सैकड़ों लोगों ने उस मुजाहरे में शिरकत की, खास तौर पर सिख कम्युनिटी ने उसमें शिरकत की है। कैसा रहा वो मुजाहरा, कितने लोग थे और क्या जोशो खरोश था, इस हवाले से जरा प्लीज आगाही दीजिएगा। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडियन हाई कमीशन जो हॉलबर्न में है, सेंट्रल लंदन का इलाका यहाँ पर। और इसमें यहाँ पर अब भी कुछ देर पहले ये मुजाहरा खत्म हुआ और ये मुजाहरा की कॉल दी थी सिख जो कम्युनिटी है यहाँ पर, खालिस्तान के जो हामी हैं उन्होंने। और इस खालिस्तान के हमने यहाँ पर खालिस्तान के झंडे देखे, मुतालबा देखा खालिस्तान के क्याम का। और यहाँ पर जो सिख कम्युनिटी थी एक बड़ी तादाद में वो यहाँ पर आए। उन्होंने जो पैनल उठा रखे थे जिसमें भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मजम्मत की गई थी। यहाँ पर उन्होंने भारतीय झंडे जो हैं वो यहाँ पर जो उनको फाड़ा भी बल्कि, और इसके बाद यहाँ पर उनको ज्वाइन किया पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भी। यहाँ पे देखा जो खास बात जो मैं आपको बताता चलूं कि जो इस मुजाहरे में शरीक थे पम्मा सिंह, जिन्हें परमजीत सिंह पम्मा, जो कि खालिस्तान की तहरीक के अहम रहनुमा, जिन पर पिछले दिनों भारतीय हुकूमत ने बरतानिया में उनको मरवाने की कोशिश की थी, उसका केस भी चल रहा है, उनसे भी मेरी बात हुई अभी। तो ये सारे बड़े पुरजोश लोग थे। और परमजीत सिंह पम्मा ने ये बात भी बताई कि भारतीय पंजाब में जो है बगावत शुरू हो चुकी है। भारतीय फौजी जो है वो अब हमारी कॉल पर, सिख जो है वो सिख भारतीय फौजी वो भारत के खिलाफ ना लड़ने की कॉल दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा भरपूर मुजाहरा इस लिहाज से भी है कि ये इंडियन हाई कमीशन जो है इस पे इल्जाम लगते हैं, सिखों ने भी इल्जाम लगाया है कि यहाँ सर बहुत सारी जो कंपेन्स है लोगों को मरवाने की, जैसे सिखों को यहाँ पर, तो वो भी यहाँ से की जाती है। तो ये एक अभी सैटरडे को एक और मुजाहरा हो रहा है यहाँ पर, जिसकी कॉल पाकिस्तानी कम्युनिटी ने दी है। और इस कम्युनिटी इसमें मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, JUI और दीगर जमातों के भी लोग मौजूद होंगे। तो एक भरपूर रिएक्शन हमें यहाँ नजर आ रहा है। आज शाम को पिकटली सर्कस, जो कि एक आइकॉनिक जगह है सेंट्रल लंदन में, वहां पर पाकिस्तानी इकट्ठे हो रहे हैं पाकिस्तान से बाहर एग्रेसिव के लिए, अमन के लिए, पीस के लिए। तो ये एक भरपूर, आप कह सकते हैं कि लंदन में मौजूद जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और खालिस्तान वाले भी अपने अलहदा मुल्क के मुतालबे पे खड़े हैं। अजहर साहब, ये फरमाइएगा, कुछ रोज पहले जो है वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जो मुजाहरा हुआ था और वो इंडियंस ने किया था और फिर वहां पर 2 इंडियंस गिरफ्तार भी हुए थे जिन्होंने पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला किया था। उस सिलसिले में अब तक क्या डेवलपमेंट हुई सर? भट्ट साहब, ये 2 वाकयात थे। एक जब मुजाहरा हुआ तो उस मुजाहरे में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने एक जो बरतानवी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके साथ बदतमीजी की और नस्ल परस्ती पर मबनी उनके खिलाफ इल्जाम लगाए। उस मुजाहरे में भी उन्होंने कोशिश की थी भारतीय मुजाहरीन ने कि वो पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ बढ़े, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी और पुलिस ने ये कोशिश नाकाम बना दी थी। दोनों जो है इस वक्त हिरासत में है। और इसके बाद एक और वाकया हुआ जब अलग सुबह जो है हफ्ते की सुबह, इतवार की सुबह, एक भारतीय शख्स ने जिसका नाम इनकीत है, जिसे पुलिस ने फौरन गिरफ्तार किया, उसने पाकिस्तानी हाई कमीशन पर पत्थर मारे, जो रंग फेंका और पुलिस फौरन आई और उसको गिरफ्तार किया गया। उसका नाम इनकीत है, वो भारतीय निजाद है, 41 साल है। पुलिस ने उसको चार्ज किया, उस पर फर्द जुर्म आयद कर दी, क्रिमिनल डैमेज की। इस तरह टोटल 3 अफराद जो है भारतीय पुलिस ने गिरफ्तार किए थे।
और यहाँ पर ये भी है कि हाई कमिश्नर साहब से भी हमारी मीटिंग हुई बड़ी डिटेल। उन्होंने बात में कहा कि ये दो तो ऐसे इंसिडेंट है जो सामने आ गए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कोशिशें हुई हैं जो कि पुलिस ने नाकाम बनाई है। तो इस वक्त पाकिस्तानी हाई कमीशन भी हाई अलर्ट है और जो भारतीय शर्त पसंद है वो उस पर हमला करने की फिर कोशिश कर सकते हैं। अच्छा साहब, ये भी एक सवाल मैं आपसे और इस हवाले से करना चाहूंगा कि लंदन जो है वहां पर पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी तादाद में रहती है और भारतीय भी वहां पर बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, और तो सोशली जो है एक दूसरे का इन्होंने बाइकआउट कर रखा है या अभी मेल मिलाप जारी है? देखें देखें जी, ये लंदन जो है बड़ा कह सकते हैं मल्टी कल्चरल सिटी है। यहाँ से जो हिंदू मुस्लिम जो है ये मिलके रहते हैं, बड़ी देर से रहते आ रहे हैं। ये चंद जो इंतहा पसंद हिंदू हैं जिनका जो ताल्लुक बीजेपी शिवसेना से है, उन्होंने ये अटेम्प्ट की पाकिस्तान हाई कमीशन पे आने की। वैसे जो लार्ज मेजॉरिटी या कोरियंस जो है वो जैसे अभी मुख्तलिफ जगहों पर ये मिल के रह रहे हैं, मतलब ये कोई इनके दरमियान टेंशन नहीं है इससे पहले। लेकिन ये जो वाकयात है ये इंतहा पसंद जो हिंदू हैं जो मोदी की आइडियोलॉजी पर काम करते हैं, वो यहाँ का जो अमन है वो बर्बाद करना चाहते हैं। और इसकी आपने पहली जो मुजाहरा देखा जो पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने मुजाहरा हुआ, उसमें भी उन्होंने मजहबी रंग दिया। हिंदू मजहब में जो इस्तेमाल होने वाला रंग है उस तरह के कपड़े और तिलक लगा के, और वहाँ पे जो बैनर भी उठा के रखे थे वो भी उन्होंने आई में हिंदू के करके किया था, जो कि इस मुल्क में उसकी गुंजाइश नहीं है। तो ये शर्पसंद जो लोग हैं यहाँ का अमन खराब करने के लिए ऐसी कोशिशें कर रहे हैं, जबकि मजमूई तौर पर जो यहाँ के लोग हैं वो आपस में मिलते भी हैं, कारोबार भी करते हैं और एक दूसरे के मतलब हमसाए भी हैं। और हमने ये देखा यहाँ पे मस्जिदें और मंदिर भी आमने सामने हैं। तो इस तरह के पहले कुछ साल पहले, एक दो साल पहले लेस्टर में इस तरह के वाकयात हुए थे जब हिंदू और मुसलमानों के दरमियान झड़प हुई थी। उसमें भी जो लोग शामिल थे वो आरएसएस शिवसेना की आइडियोलॉजी वाले लोग थे। तो ये एक खतरनाक रुझान है जो इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर उसको फरोग दे रही है। जी बहुत शुक्रिया अजहर साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। ये खालिद फरूकी साहब, आपने देखा कि जो हिंदुत्व की पॉलिसी लेके चल रहे हैं वज़ीर आज़म मोदी, वो न सिर्फ इंडिया के अंदर और इंडिया पाकिस्तान में एक टेंशन उसकी वजह से पैदा हुई, बल्कि लंदन के अंदर दिख रहे हैं कि अजहर साहब बता रहे हैं कि वहाँ पर भी कुछ जो आरएसएस के मानने वाले हैं वो वहाँ पर भी टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। कि आज ये टेंशन की पॉलिसी लेकर वो दुनिया में कैसे अमन कायम कर सकते हैं? वो दुनिया में सिर्फ फसाद पैदा करना चाहते हैं? नहीं, ये टेंशन की पॉलिसी नहीं है। बेसिकली ये एक दिमाग में कीड़ा है, खन्नास है, जो इंतहा पसंद हिंदुओं के जहन में आज से हज़ारों साल से है, सैकड़ों साल से है, जब से पाकिस्तान बना तब से है। वो आप जानते हैं कि एक ऊंची ज़ात एक नीची ज़ात की कल्चर है, और उस कल्चर की नुमाइंदगी करने वाले जो मखसूस लोग हैं वो इस वक्त इक़्तिदार पर काबिज़ हो गए हैं। और जब वो इक़्तिदार पर काबिज़ हो तो उन्होंने एक माइंड सेट जो है उसको डेवलप करना शुरू किया, उसको ज़्यादा बढ़ाना शुरू किया है। उसका मुजाहरा हम हिंदुस्तान के अंदर देखते हैं, उसका मुजाहरा ही हम फिर हिंदुस्तान से बाहर देखते हैं। वो सो कॉल्ड सेकुलर इंडिया जिसकी हम बात किया करते थे, वो अब कहीं दफन हो चुका है। अब वहाँ पे हिंदुत्व, और जब देखिए जैसे अभी उन्होंने बड़ा प्रॉब्लम अपने लिए बना लिया, जो आर्मी चीफ ने निशानदेही की थी अपनी स्पीच में, बड़ी तारीखी स्पीच है मेरे ख्याल में इस एतबार से कि अगर उससे उन्होंने कुछ लर्न करने की कोशिश की हो इंडिया वालों ने, तो उसमें उन्होंने बताया था कि हम मुख्तलिफ क्यों हैं। इसलिए मुख्तलिफ नहीं है कि हम अपने आप को बालातर समझते हैं, इसलिए मुख्तलिफ हैं कि आपकी रस्मों रिवाज को हम एक तो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन आप खुद यानी वो जो हिंदू हैं वो खुद एक जात पात के और एक बालादस्ती के, बालातर होने के एक घुमंड में है। सो इसलिए जब वो पूरे हिंदुस्तान में अपने आप को इस तरह समझते हैं, उसका इजहार करते हैं मजहबी एतबार से। आज भी वहाँ देखें करोड़ों दलित जो हैं और करोड़ों मुसलमान जो हैं, करोड़ों जो हिंदू दूसरे हैं और सिख जो हैं और क्रिश्चियन जो हैं, उनके साथ क्या सलूक होता है। जो सलूक हिंदुस्तान के अंदर होता है उसी का मुजाहरा फिर हिंदुस्तान से बाहर किया जाता है। पंजाब में तो जो सूरत हाल है वहाँ पे तो देखिए बड़ी एक अलार्मिंग सूरत हाल, इसको इंडिया को अपने लिए समझना चाहिए कि वहाँ सिख कौम बेसिकली हिंदुस्तान से एक तरह की बागी नहीं मैं कहूँगा, नफरत कर रही है। वो उनकी जो भी स्ट्रगल है उस स्ट्रगल का नतीजा क्या निकलेगा? क्या भारत यहाँ से टूटेगा? नहीं, भारत यहाँ से टूट जाएगा। इसी तरह आप नागालैंड में और बाकी जितनी भी रियासतें हैं, वेस्ट बंगाल में, केरला में हर कितनी रियासतें हैं जहां पे आप ये देखते हैं। और इसकी वजह क्या है
इसकी वजह यह है कि कहीं क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है, कहीं मुसलमानों को मारा जाता है, कहीं सिखों को मारा जाता है, खालिस्तान की मूवमेंट बहुत जोर पकड़ गई सर, इस जोर दौरान। पकड़ गई। सो इसलिए वहां पे जो नफरत का इजहार है वो, और इसी नफरत का इजहार जो है हिंदुस्तान से बाहर भी जाके फिर इन्होंने असल में बेसिकली ये किया कि इन्होंने जो गुंडे अपने पाले थे आरएसएस के राह ने और भारतीय फौज ने, इनको इन्होंने बैरून मुल्क भिजवाया है। आप देखें कि कई एक जो वाकयात हो रहे हैं ना बैरून मुल्क, उसमें राह के जो गैंग हैं वो काम कर रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान के अंदर भी आप देखिए कि जो मुख्तलिफ शख्सियात हैं, उनको धमकाने वाले लोग कौन हैं? उनको धमकाने वाले और उनके ऊपर कातलाना हमले करने वाले वही लोग हैं जो इनके पालतू गुंडे हैं। सो इसलिए वो वहां पे जो एक माहौल है ना वो तो पैदा होगा ही। इसका अब नतीजा क्या निकलता है, वो ये जो जंग है, जंग का जो माहौल इंडिया ने बनाया हुआ है, इसमें आपके सामने आ गया कि किस तरह से वहां पे मशरकी पंजाब में वाल चाकिंग हुई है। सिखों को रोका जा रहा है कि आपने शामिल नहीं होना किसी ऐसी जंग में। ये जो हिंदुओं की जंग नहीं है, भारत की जंग नहीं है, हिंदुओं की जंग है। और ये हिंदू धर्म की जो एक बालादस्ती की जंग है। सो उससे सिखों को दूर रखने की कोशिश की हिंदू धर्म की भी जो बड़ी कास्ट है, जो उनकी जात पात की इंतहा पसंदी की कास्ट है, उसके खिलाफ। सो ये तो हमें नजर आ रहा है इस वक्त जो सिखों का जो रुझान है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को, हम नहीं समझते कि हमें किसी मुल्क को तोड़ने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को देखिए, जो सिख कम्युनिटी है, इसको हर तरह से जो सपोर्ट दी जा सकती है देनी चाहिए उनकी आज़ादी के लिए। इसी तरह से जो कश्मीरी अवाम है उनके लिए जो पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस सारे वाक़यात में जो कुछ हुआ है और जिस तरह इंडिया को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से वो आपने जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि जिस तरह एक्सपोज हुए हैं कि ये पहलगाम का वाक़या किसने किया है, पहलगाम का वाक़या करने वाली खुद रहा है, किस तरह उसकी दस्तावेज़ात जो है सामने आई हैं, कैसा उन्होंने बयानिया तश्कील देने की बात की, कैसे उन्होंने एक पूरा टाइम टेबल बनाया कि इतने टाइम के बाद यहाँ मीडिया पहुंचेगा, ये होगा वो होगा। मैं इसकी थोड़ी सी तफसील आपके सामने रख देता हूँ मजीद। जो लीक हुई हैं दस्तावेजात, उसमें ये कहा गया 36 से 48 घंटे पहले वाक़या की जगह मुतहरक कर दीजिएगा किसको, मीडिया को। AI के जरिए जो है वो बयानात लिए जाएंगे अब। और लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ, मुझे वैसे चोइसा बड़ा ही ज़्यादा जो राह के जो भी माइंड्स हैं और जिन्होंने भी इसको इम्प्लीमेंट किया है, मुझे तो इसके जो है ना अकल, मतलब बड़ी आपस की बात है, बेवकूफ़ से लगे। क्योंकि जिस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है कि 1:50 से 2:20 के दौरान जो है वो वाक़या होता है और 2:30 बजे वो जो FIR कट जाती है। 6 किलोमीटर का फासला, और ये फासला ऐसा नहीं है कि सीधी सड़क है, ज़ाहिर है वो एक पहाड़ी एरिया है और वहां पर कोई गाड़ी नहीं जा सकती, वहां पर जो है आप या पैदल जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर साथ ही साथ ये देखिए कि 2:50 के ऊपर ये वाकया रिपोर्ट होता है, यानी FIR की शक्ल में, और 3 बजे मीडिया कह देता है कि ये पाकिस्तान ने किया, सबूत आ गया, और 3:30 बजे जो है वहां पे पुलिस पहुंचती है, वहां पे 3:30 पे पुलिस पहुंचती है। तो ये किस किस्म का इन्होंने ये काम किया है जो सारा पकड़ा गया? मतलब ये जो आज जो डॉक्यूमेंट्स आपने जिक्र किया, जो लीक हुए हैं ना, ये एक्चुअली जो है वो पाकिस्तान के उस बयानिए की फतह है, उस बयानिए की तस्दीक मैं कह लूँगा, जो पाकिस्तान ने कहा था कि ये फॉल्स फ्लैग है, और पाकिस्तान के पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी कि ये फॉल्स फ्लैग है, और हमने जैसे जो है वो इस वॉर को, नैरेटिव की वॉर को लड़ा है, उस वजह से ये कुछ ये चीज़ें लीक हुई हैं। बहुत कुछ अभी एक्सपोज होना बाकी है। मैं आपको बताऊं, आज जो है ब्लूमबर्ग ने एक बड़ी डिटेल एक इन्वेस्टिगेशन पीस जो है ना वो गया, उसमें ब्लूमबर्ग ने जो है वो जो APCN की हुई थी ना वहाँ पे, उसके अंदर की जो स्टोरी है ना वो उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कि जनाब जी, जब ये वहाँ पे मीटिंग शुरू हुई APC की, तो उस वक्त जो है वो वहाँ से जो पार्टिसिपेंट थे पॉलिटिकल, क्योंकि आम बाहर तो इल्ज़ाम लगा दिया, सबको बता दिया, मीडिया को कह दिया, मीडिया ऑन बोर्ड था, लेकिन वो जो सियासतदान थे वो शायद ऑन बोर्ड करना उनको भूल गए थे। उन्होंने जाके सवाल किया, उन्होंने कहा जी कि ठीक है, आपने हमें बुलाया है, ब्रीफिंग दें। इन्होंने वही बात जी कि पाकिस्तान ने करवाया कि ठहरे एक मिनट बात सुने, हमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दें, हमारे सामने यहाँ पे सबूत रखें, ताकि फिर हम भी वही बात करें जो हुकूमत करना चाहती है। ये अपोजिशन के लोगों ने वहां पे कहा। वहां पे वो रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग की, उन्होंने कहा जी कि अमित शाह ने वहां पे ये मजबूर हो गया इतराफ़ करने में कि यार कि ये हमारी गलती है, हम इसको ठीक कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारी अपनी जो फौज है वहां पर जो सिक्योरिटी है उसके बहुत बड़े लैप्सेस हैं। ये 1 पॉइंट। साथ ही उन्होंने इसी रिपोर्ट में 2 बड़े मुल्कों के डिप्लोमेट्स का हवाला दिया। हिंदुस्तान ने उन लोगों से रब्ता किया उनको कि हम आपको ब्रीफिंग देते हैं ताकि जो है वो आप अपनी गवर्नमेंट से कहें कि पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बयान जारी करवा लें या हमारी सपोर्ट में बयान जारी करवा लें।
उन्होंने भी वहां पर यही सामने कहा जी कि ठीक है, हमें आप क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, हमारे पास कुछ सबूत सामने रखें। जब सबूत सामने नहीं रखा तो उन दोनों डिप्लोमेट्स ने कहा कि आपने हमारे सामने सबूत नहीं रखा, ठीक है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो आपको एक खुली ऑफर की है कि भाई आप तहकीक करवा लें, आप इन्वेस्टिगेशन करवा लें, आप हमसे ना करवाएं, खुद ना करें, थर्ड पार्टी से करवा लें, तो आप पहले तो जाके ना उसको एक्सेप्ट करें। जब आप उस इन्वेस्टिगेशन में चले जाएंगे, अगर उसका नतीजा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ निकला जैसा कि आप कह रहे हैं, तो फिर हमारी तरफ से आपको सिर्फ बयान ही नहीं मिलेगा, सपोर्ट ही नहीं मिलेगी, पर फिर हम आप कहेंगे कि जो आप करना चाहते हैं आप कर लें। यहां पे जाके जो है ना, जो बिल्कुल जो है ना वो पीछे हटे है, जितनी भी गवर्नमेंट है बीजेपी की, यहां पे जाके ये बिल्कुल फ्लैट हुए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स को है, जो पाकिस्तान के बयानिए की फतह है, ये और भी बहुत बहुत कुछ एक्सपोज होगा। ये टोटल जो है, ये FIR की बात करते हैं ना 5 मिनट के बाद, मैं कहता हूं ये FIR 5 मिनट के बाद नहीं, ये 10 दिन पहले लिखी गई है दिल्ली में। ये FIR 10 दिन पहले ड्राफ्ट करके, जब ये प्लानिंग हो रही थी ना, जिसके डॉक्यूमेंट से लीक हुए हैं, उसमें FIR भी साथ ही लेके दे दी गई थी थाने को कि भाई उस दिन ये होना है, तो ये FIR आपने लॉन्च कर दी। इसलिए उन्होंने जल्दी कर दी। उन्होंने ये भी तकल्लुफ नहीं किया कि कम से कम कोई जो एक ह्यूमन जो पॉसिबल होता है कि जनाब देखें कि कब जा सकता है, कोई जाए वो कुआं पे चला जाता, कोई पहले फिर कह लें कि इस वक्त हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी पर मजीद बात करेंगे। फिलहाल टेक अ ब्रेक। जंग से नहीं घबराते हम, मौत से भी लड़ जाते हम। जंग से नहीं घबराते हम, मौत से भी लड़ जाते हम। जान गई तो शहीद बने, मैदान से लौटे तो गाजी हम। हमसे टकराना मत, तू कादिर व आदल है, मगर तेरे जहां में हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। वो मेहनत कश, चाहे वो देहका में, चाहे वो अपना शदीद गर्मी में देखती हुई भट्टी में, फैक्ट्रियों में, प्लांट्स में जो काम करता है दिन रात और बेपनाह खतरात मोल लेकर शबाना रोज मेहनत करता है, वो असल में हमारे हीरोज हैं। मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त ज़ेर बहस है कि किस तरह से रा ने पहलगाम के अंदर अपने ही मुल्क के शहरियों का कत्लेआम किया और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया। और इस डॉक्यूमेंट में ये भी बात जो है वो मंजर आम पर आई है कि आखिर इसका मकसद क्या है, क्यों ये वाक़या करने की ज़रूरत पेश आई रा को और किस वजह से इसको प्लान किया गया। बुखारी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह के वाक़यात एजेंसीज जो हैं वो दुनिया की तारीख हमें बताती है, प्लान करते हैं और बड़ी बेरहम पॉलिसी होती है। जो लोग भी बैठ के उनके सीनों में दिल नहीं होता, अपने ही लोगों को जिस तरीके से मारा जाए, किसी भी इंसान किसी भी जानदार को अगर आप इस तरह से मारेंगे तो ये बहुत ही, मेरा ख्याल है कि मकरूह फेल है। लेकिन उन्होंने अपने ही लोगों को इस तरीके से मारा और फिर मारने के बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। इनकी आखिर क्या वजूहात है, क्यों वो इस तरह से करना चाह रहे हैं? देखिए, एक तो उनके पॉलिटिकल मोटिव्स थे अपने, जिसमें एक तो बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं, उसके साथ साथ जो है वो अगली स्टेट्स के इलेक्शन भी आने हैं, ये इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि मोदी जो हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी लूज़ कर रहे थे और टास्क दिया होगा। दूसरा, फिर पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट में उनका किरदार है। मसलन आप केपी में देखें तो टीटीपी, इधर देखें बलूचिस्तान में तो जो सेपरेटिस्ट हैं उनकी सपोर्ट ओपनली, आप तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान को एंगेज करके वहाँ पे अपने कदम मजबूत तरीके से जमाने का एक ख्वाब हो सकता है जो कि पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भी बड़ी फॉलीज आ गई, हमाकतें जिसे, और लगता है कि बहुत ही कच्चे खिलाड़ी हैं। क्योंकि कुछ फैक्ट्स में आपको इस लोकेशन के हवाले से 90 किलोमीटर है ये श्रीनगर से, और अगर आप पहाड़ी रास्ते लेते हुए जाएं तो 270 किलोमीटर बनता है। पहलगाम पाकिस्तानी बॉर्डर से पहाड़ी रास्ते हैं जहाँ पे जंगल हैं, झीलें हैं और पहाड़ हैं, यानी जाना आम बंदे के लिए नामुमकिन है। और अगर आप रोड लें, सेटल्ड रोड, तो 400 किलोमीटर बनता है। उसके बाद दूसरा, आप अपना मजाक खुद उड़ा रहे हैं। जिस रीजन में ये वाक़या हुआ वहाँ पे जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको हम ज़रा ब्रेक डाउन आपको बताऊँ, 7 लाख वहाँ पे रेगुलर ओवरऑल फोर्स है, 2 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है, 9 लाख हो गई, 90,000 उनकी पुलिस है। उस एरिया की खित्ते की टोटल आबादी 70 लाख है। रेशो निकालने तो दुनिया की बेस्ट रेशो बनती है, हर 7 लोगों के ऊपर एक पैरामिलिट्री फोर्स का बंदा बैठा है। बदतरीन रेशो यानी वहां पे तो आइडियल लॉ एंड ऑर्डर। फिर जिस तरीके से वो मॉनिटर करते हैं, सैटेलाइट फोकस तो है ही, इंफ्रारेड कैमरास का इस्तेमाल, सीसीटीवी का इस्तेमाल, ठीक है यार, इतना स्पॉट में उसे रखा हुआ है, फ्लैश लाइट में उस रीजन को। हर साल वहाँ पे 2 लाख बंदा जाता है अमरनाथ यात्रा पे, वैसे ही वो तो ऐसी सूरत हाल में पुलिस का 1 घंटे बाद पहुँचना, फिर बंदे अभी तक ट्रेस नहीं हुए, भाई ज़मीन खा गए, आसमां कैसे कैसे वाला ही सीन लग रहा है कि मतलब 4 से 6 बंदे आप कह रहे थे AK-47 लेके गए, पैदल गए, क्योंकि वहाँ तो बाइक पे नहीं जाया जा सकता, कोई चीज़ ही नहीं। तो ये प्लान जो है ना वो बड़ा ही फॉल्टी प्लान था, और ये अब उनके गले पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि ये वो डर्टी लिन उन्होंने ये क्रिएट की है, ये कैसे साफ करेंगे, ये कैसे साफ करेंगे मुझे समझ नहीं आ रही। ये बहुत बड़ा चैलेंज जो है उनके लिए बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ मैं जो इसके स्टैटिस्टिक्स हैं यूँ हैं, 14:45 पे सडनली टीवी जो अपनी रूटीन नशरियात कर रहे थे उन्हें ब्रेकिंग न्यूज़ दी, और 2:05 पे उन्होंने डिसाइड कर लिया, 3:05 पे कि जी पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। और फिर वो एक घड़ाया नाम कर दिया कि ये ऑफ शूट है जी, रीनेम करके सरफेस हुए हैं। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ फ्लॉज इन दिस प्लान, और ये प्लान से जान छुड़ाना अब मोदी गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होगा। और इस फॉल्टी प्लान की बाज़गश्त उन्हें मुद्दतों, दहाइयों सुनाई देगी, और ऐसे में वो एडवेंचरिज्म करने के काबिल भी नहीं है। ये भी बात मैं आपको बता दूं। खालिद फरूकी साहब, इस जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें ये बात भी मंजर आम पर है कि आखिर ये पहलगाम का वाक़या करने की ज़रूरत क्यों है। उसमें ये कहा गया, जो इन्होंने अपना रा की जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया गया है कि जनाब ये इसलिए करना ज़रूरी है
क्योंकि एक तो इंटरनल पॉलिटिक्स जैसे कि मुबशर बुखारी साहब ने कहा, उसमें जो है अपना बिहार का इलेक्शन है, उसमें जो मोदी हैं उनकी वहाँ पे पॉपुलैरिटी जो है वो बिल्कुल ज़मीन दोज हुई हुई है। उसको उसकी उस तरफ से तवज्जो हटाना, और उसके जब पाकिस्तान की नफरत वहाँ पर बेची जाएगी तो बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। एक बात। दूसरी बात जो है वो ये है, उसमें कही गई कि जब हम ये एक जंगी सूरत हाल पैदा करेंगे तो पाकिस्तान अपने जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं वहाँ से फौज को इस तरफ लेकर आएगा, ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ और कश्मीर की तरफ। तो वहाँ पर जो बलूचिस्तान की साइड है और जो केपी की साइड है, वहाँ से जो दहशतगर्द हैं उनको अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दाखिल करना आसान हो जाएगा। तो ये इस तरह से चीज़ों को प्लान कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गई और अब तक जब मैं आपसे बात करूँ, अभी तक किसी सतह के ऊपर किसी तारीफ से इसका कोई डिनाइल नहीं आया इंडिया की जानिब से। तो अब मुझे ये बताइए कि जब ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं तो किस मुंह के साथ इंडिया जो है अब दुनिया को कहेगा कि हमारे साथ खड़े हों? और फिर ख़ास तौर पे जब आपने देखा होगा कि अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा की जो कॉल आई है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब आप पाकिस्तान की साथ जो सूरत हाल है उसको डिफ्यूज़ करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करें। उस पर मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा कमेंट कर दें। देखिए गौर साहब, बात यह है कि जो कुछ भी इंडिया ने किया, अब ये तो आप जैसे बता रहे हैं, जाहिर है कि जो रिपोर्ट आप तक पहुंची, मुझ तक पहुंची है, ये उन मुल्कों तक भी पहुंची है जिनको इंडिया जिनके सामने प्रोपेगेंडा करना चाहता था। एक तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, जैसे आपने कहा कि बलूचिस्तान में हम जानते हैं कि सारी दहशतगर्दी हो रही है। एक तो उसने पहलगाम का वाक़या करके बलूचिस्तान की दहशतगर्दी पर पर्दा डालने की कोशिश की। अब आप देखें कि जब पाकिस्तान की दुम पे पांव रखता है कि आप इन्वेस्टिगेशन इसकी करवाएं गैर जानबदार, तो उसमें एक हिस्सा नहीं है इस बात का कि पहलगाम की इन्वेस्टिगेशन होनी है। आप जानते हैं इस बात को, इसके दो हिस्से हैं, एक पहलगाम और दूसरा जाफर एक्सप्रेस। दोनों की इन्वेस्टिगेशन होगी। जब आप दहशतगर्दी को पकड़ेंगे तो पहलगाम के वाक़े की भी होगी और जाफर एक्सप्रेस की भी होगी। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े में भारत कितना इन्वॉल्व है, इसके बारे में पाकिस्तान ने महज कुछ यानी हमसायगी या एक सूरत हाल को मजीद कशीदगी की तरफ ले जाने की बजाय पाकिस्तान ने कोशिश ये की थी कि जो इल्ज़ाम तराशी है या जो कुछ है ताल्लुकात को बेहतर बनाने की जो एफर्ट है उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए। सो पाकिस्तान ने जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद की एक तहम्मुल की पॉलिसी इख्तियार की और उस पर कोई इंडिया पे डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगाया, हालांकि इसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद है। अब जब दोनों की तहकीकात होगी तो पता चल जाएगा। ये जो उसका ख्वाब है कि वो पाकिस्तान बलूचिस्तान में और अपना KPK में, तो वहाँ पे देखिए पाकिस्तान के मुहिब वतन अवाम भी मौजूद हैं। वो जो लोग जो एलिमेंट मौजूद हैं जिनको वो कर रहे हैं, इनको दरअंदाज समझा जाता है, उनको बिगड़े हुए नौजवान समझा जाता है। हम पाकिस्तान का इंटरनल मामला जो बलूचिस्तान वाला है इसको कुछ ना कुछ तरीके से हल भी कर सकते हैं। अक्सर बात भी इस पे होती रहती है, वो हो जाएगा। बेसिकली साथ ही इंडिया ने 3 मुल्कों को पाकिस्तान से दूर करने की कोशिश की। एक सऊदी अरब, जहां पे उसी टाइम पे वाकया हुआ जब मोदी वहां पे मौजूद थे, और कोशिश ये हुई कि पाकिस्तान के ये सबसे करीबी दोस्त जो है सऊदी अरब, ये पाकिस्तान से दूर हो जाए। लेकिन आप देखें कि जो सबसे पहली कॉल आई इस सूरत हाल को नॉर्मल करने की, वो सऊदी अरब की तरफ से आई। जी जी। और सऊदीया ने कहा कि जी आप इस मामले को आराम से सुकून के साथ इसको देखें। एक ऐसे वक्त में जबकि मोदी किसी की सुनने के लिए और इंडियन हुकूमत यूं लगता था कि जैसे वो बम धमाका कर देगी अभी। दूसरी उनकी कोशिश थी चीन को पाकिस्तान से दूर करने की। अब चीन के बारे में आज भी जो इंडियन मीडिया है उसने लिखा है चीन ने पाकिस्तान को जवाब दे दिया। नो, चीन के वजीर खारजा ने वजीर खारजा इसहाक डार साहब से गुफ्तगू की और उसमें जिस तरह उन्होंने गैर जानबदार शफाफ तहकीकात के मुतालबे की चीन ने खुलकर हमायत की, वो पूरी दुनिया के सामने है। अच्छा, और आज चीनी सफीर जो हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और उन्होंने क्या अल्फाज उनके क्या हैं, उन्होंने कहा कि चीन हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सो ये दोनों साजिशें जो है इसकी नाकाम हो गई। तीसरी अमेरिका के हवाले से इंडिया को एक बड़ा एक है जोम था वो ये कि जी अमेरिका, आप देखें कि जो पहले दिन ट्रंप साहब ने बयान दिया, अगर जो उसमें थोड़ी सी वो उन्होंने कुछ तारीख को कुछ इधर उधर भी कर दिया 1500 साल का रेफरेंस देके, लेकिन जो वहाँ पे दफ्तर उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने जो बयान दिया था उसमें तब भी उन्होंने अपने आप को बिल्कुल पाकिस्तान से पर तनकीद करने से बिल्कुल दूर रखा और इस पर इंडिया में बड़ी हुई एक शर्मिंदगी
और हुकूमत को बड़ी इस पे मतलब सुनना पड़ा लोगों की बातें। बीबीसी पे चढ़ाई कर दी इन्होंने कि जनाब आप उनको मिलिटेंट लिख रहे हैं, आप उनको दहशतगर्द क्यों नहीं लिख रहे। अच्छा, फिर अभी जो अपना अमेरिकन वजीर खारजा ने जो बयान दिया है और जिस तरह उन्होंने कहा है, यही इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो इन लफ्जों से चिढ़ता है कि जनाब पाकिस्तान, उन्होंने क्या कहा रूबियो ने, उन्होंने कहा जी कि आप पाकिस्तान के साथ मिलकर इलाके में अमनो इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिश करें। जी। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान से कहा कि आप इस वाक़े की मजम्मत करें। अच्छा, पाकिस्तान ऑलरेडी मजम्मत की, हर जगह पे मजम्मत की, यूएनओ में नुमाइंदे, पाकिस्तान के नुमाइंदे ने इसकी मजम्मत की, वजीर खारजा ने अपनी ब्रीफिंग में इसकी मजम्मत की, प्राइम मिनिस्टर ने इसकी मजम्मत की। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने ये वही बात कह दिया जो पाकिस्तान का असूली मौकफ है, पाकिस्तान इसकी मजम्मत करता है। दूसरी बात यह है कि जो अब इंडिया ख्वाहिश रखता था कि अमेरिका उठे सिक्योरिटी, अच्छा फिर सिक्योरिटी काउंसिल में, सलामती काउंसिल में एक करारदाद वहां पास करवाने की कोशिश की, वहां पहलगाम का नाम नहीं आया। सो मसला यह है कि ये जितना जो कुछ भी हो रहा है, अब इससे आगे पाकिस्तान को देखने की जरूरत है। दो चीजें मैं बड़ी अहम समझता हूं। एक तो यह है कि पाकिस्तान को इस बारे में बिल्कुल गफलत में कतई तौर पर नहीं जाना चाहिए कि हम कहीं जंग के उस माहौल से बाहर निकल आए हैं। ओके, अभी आप समझते हैं बिल्कुल मैं समझता हूं, जंग हो या ना हो, भारत की तरफ से किसी वक्त भी कोई ऐसी हरकत हो सकती है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश हो। पाकिस्तान इसका मुकाबला कैसे करता है, वो जैसे अभी आज के दिन में आर्मी चीफ ने अपना जो खिताब किया फौजी जवानों से, वो जो दिफाई मशकें हो रही हैं वहां पे उन्होंने कि पाकिस्तान इसका फौरी और यानी बड़े लेवल पर इसका जवाब देगा। सो ये क्या जवाब है, ये फौजी सतह पे उनको आ गया। दूसरा मैं समझता हूं, और इसमें पाकिस्तान को कहीं भी ना बर्री ना बहरी ना फजाई किसी जगह पे भी कहीं भी कोई मतलब ये नहीं समझने की जरूरत कि यहाँ इंडिया, दुश्मन को कमजोर समझना नहीं चाहिए। अब जो उनकी कमजोरी है वो तो हमारे सामने है कि वो राफेल शाफिल लेके आए तो वो भाग भी गए उस इलाके से। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी की जरूरत है, जारहाना सफारतकारी। इस जारहाना सफारतकारी के जरिए आप आइंदा के लिए भी अपने आप को महफूज कर सकते हैं। आप आज दुश्मन दुनिया को ये बता दें कि भारत जो कुछ ये जैसे पहले वाकयात का किया उन्होंने, और इस वाकये की भी दलील उनके पास सबसे बड़ी क्या थी जी, ये पहले वाकयात की तरह है, ट्रेंड इसका वैसे है, ना पहले साबित हुआ ना ये साबित होगा। एक रिपोर्ट का आपने रेफरेंस दे दिया कि किस तरह, सर उससे पहले मैं आपसे तो इसको लेके पाकिस्तान ऐसी एक जारहाना सफारतकारी करे जिसमें दुनिया भर को बताया जाए। देखिए 3 पॉइंट्स मेरी नजर में सब ऐसे हैं कि एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो ऑफर की गई, हमने मुजम्मत की, हमने ऑफर की कि आए इसकी तहकीकात करवा लें, ठीक है। दूसरा DGISPR की सर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, एक में सबूत दिए कि देखें ये दहशतगर्द, ये ISIS के साथ राब्ते से, ये टेलीफोन कॉल है, ये व्हाट्सएप कॉल है, ये ड्रोन है, इतने पैसे बरामद हुए हैं, एक एक चीज जो है दुनिया के सामने रख दी, एक एक चीज जो है उस दुनिया के सामने रख दी। तीसरी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी पूरे तरीके से दुनिया को बताया गया कि किस तरीके से ये वाकया कहां से शुरू होता है और इंडियन मीडिया किस किस तरीके से इस चीज सारी को लेके चल रहा है और तहकीकात किए बगैर ही इल्जामात लगा रहे हैं। तो इंडिया के पास बैकफुट पे उसको पाकिस्तान ने हर सतह के ऊपर धकेल दिया। अच्छा, अब लेकिन फिर इसके बावजूद जैसे आप भी ऐसे ही समझते हैं कि ये रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, ये उनकी डॉक्यूमेंट्स भी लीक हो गए हैं, रात सारी जो है इसमें मुजरम के तौर पर सामने आ रही है, इसके बावजूद आप समझते हैं कि जो नरेंद्र मोदी का एक RSS वाला बयानी है उसके तहत वो फिर भी कोई पाकिस्तान के साथ जंग करने की गलती कर सकते हैं? देखिए भट्ट साहब, ऐसा है कि जो कह लें कि जो माहौल उसने बना दिया है पिछले एक हफ्ते में, अब किसी ना किसी फेस सेविंग तो उसको डोमेस्टिक अपने लोगों के लिए भी तो फेस सेविंग चाहिए कोई ना कोई, कि जनाब आपने क्योंकि ज़रा वहाँ पे अब उस पर प्रेशर बढ़ रहा है कि या तो आपने पहले झूठ बोला है कि जनाब पाकिस्तान इन्वॉल्व है, ना आपके पास कोई सबूत है। तो मेरा ख्याल है जैसे फारूकी साहब ने कहा कि हमें अलर्ट रहना चाहिए और जो हमारे जो आर्मी का जो रिजॉल्व है वो भी हमारे सामने है। दूसरा फारूकी साहब ने कहा कि अग्रेसिव डिप्लोमेसी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की ये अग्रेसिव डिप्लोमेसी का असर है कि जो है इस वक्त जो है दुनिया जो है वो हम पे बिलीव कर रही है, दुनिया उनसे कह रही है कि आप हमें सबूत दें या पाकिस्तान की जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करें। तो आपने पहले उस रिपोर्ट में जिक्र किया था इसका मोटिव था कि हमारे उस बॉर्डर से कुछ लोगों को, तो उसको उन्होंने चूंकि जो प्लान के तहत
उन्होंने अटेम्प्ट की भी, और 54 जो फितना अल खारिज के जो लोग उस रात जो आए 71 71 टोटल 54 आए पहले थे, उसके बाद फिर आए। हाँ। तो 2 किस्तों में जो 70 प्लस लोग उनके न्यूट्रलाइज किए, उसके बाद जो उनको पैगाम दिया कि भाई आप ये ना कहें कि जनाब आप वहां पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके हमारे ये इस बॉर्डर को, तो हम जो है ना आपके जो प्लान है ना वो आपकी समझ से बाहर है कि जनाब आप कहें कि जनाब हम यहाँ करेंगे तो बलोचिस्तान खाली है, कोई चीज खाली नहीं है, हम हर जगह पर हैं। और उसके बाद से देख लें बॉर्डर्स पे, उसके बाद तो आपको कोई इन्फिल्ट्रेशन नजर नहीं ना आई 70। तो वो जो प्लान था उन्होंने इनिशियली इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो बिल्कुल नाकाम रहे। बाकी जहां तक बात है ये जो इन्वेस्टिगेशन की ऑफर की है, ये हिंदुस्तान इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक गलती वो पहले ये जो पठानकोट वाले वाक़े पे एक्सेप्ट करके कर चुके हैं। उस वक्त भी जब उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, जहां पे गवर्नमेंट ने कहा जी कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और हमारे सीटीडी के जो वफद था वो दिल्ली में उस वक्त उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ज्वाइंट के लिए गया था। वहां जाके जब उन्होंने ब्रीफिंग ली तो उन्होंने कहा ब्रीफिंग आपको दे दी, तो हमारे जो राय ताहिर हैं आजकल IG हैं शायद रेलवे आईजी, तो उन्होंने कहा कि वो उस वक्त सीटीडी में, तो उन्होंने कहा जी कि ब्रीफिंग होगी तो चलो आओ। फिर उनका किधर, उन्होंने कहा जी को जरा क्राइम सीन पे तो लेके चले हमें। उन्होंने कहा नहीं वहां तो नहीं जाएंगे पूरा पठानकोट। उन्होंने कहा जी कि कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो बगैर जाए वकूआ देखे आप कर लेते हैं। उन्होंने कहा जी मुझे, वहां पे डिबेट हुई भट्ट साहब, उन्होंने कहा मुझे आप अपने IG को मेरे सामने बिठा दें, पुलिस को, अगर वो मुझे कन्विंस कर ले कि उन्होंने कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन हिंदुस्तान की तारीख में की है जिसको जाए वकूआ देखे बगैर इस तरह कर दी और कोई नतीजा निकाल दिया, तो मैं भी मान लेता हूँ। यहां पे आके NIA जो है वहां पर जो है वो भाग गया, वो तहकीकात अबंडन हुई, और उसके बाद से अब उस पठानकोट वाक़े की भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। इसी तरह मुझे लगता है बुखारी साहब के पहलगाम वाक़े में जैसे वो कह रहे हैं कि इंडिया उस तरफ तो नहीं आने लगा। पाकिस्तान ने इंडिया को क्लीन बोल्ड कर दिए ये कह के कि इंडिपेंडेंट और इम्पार्शल इंक्वायरी करवा दें। इंडिपेंडेंट और इम्पार्शल इंक्वायरी वो करता है जो बहुत कॉन्फिडेंट हो, यानी वो ऑफर करता है। और उसका ये मतलब नहीं कि अब इंडियन भी इन्वॉल्व हो या पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व हो, अगर तीसरा फर्ज जिसपे दोनों मुत्तफिक हों वो आके इंक्वायरी करे, इससे जेनरस ऑफर क्या हो सकती है। क्लीन बोल्ड कर दिया। दूसरी बात बट सब जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि मेरी असेसमेंट में वो जो हुआ था ना बालाकोट वाला वाक़या, उसके बाद दोबारा गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मुझे दो तो हमने शूट डाउन किए, 5 हमने जिसे आपकी डेटरेंस पॉलिसी होती है उसके तहत हमने शूट डाउन नहीं किए। और पता है ये इंडियंस को ये बात कि ओके ये जेस्टर ऑफ गुडविल था, फिर अभिनंदन को छोड़ना वो भी जेस्टर ऑफ गुडविल था कि इस टेंशन को कमी लाई जाए, इसलिए वो वाला एडवेंचरिज्म नहीं करेगा। आपके ख्याल में भी इंडिया जो है अब ये इस तरह की गलती नहीं करेगा कि जंग की तरफ एक ब्रेकिंग ले लीजिए, एक मीडिएशन और तरफ से आने वाली है बरतानिया से, और वो अगले 24 आवर में, अगले 24 आवर्स में बरतानिया की तरफ से मीडिएशन की ऑफर आएगी। लेकिन इंडिया बाहर उसकी तरफ से हमें चुकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शातिर पाकिस्तान का दुश्मन है, जिसके ऊपर बाहर पाकिस्तान की नजर तो है, वो किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर उसने इस बार को गलती की तो वो उसकी आखिरी गलती होगी। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।